Assalamu alaikum. This is our fifth lecture, and this lecture is about the detection test for heteroscedasty, numerical और econometrical example. लास्ट क्लास में हमने हेट्रोस्कास्टिसिटी के लिए डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट स्टडी किया था, वाइड्स हेट्रोस्कास्टिसिटी टेस्ट। उसको इस क्लास में थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद हम आगे चलेंगे। उसके लिए कोई एक इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसीडर करके, एक एग्जांपल कंसीडर करके उस पे वाइट हेट्रोस्कासिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे और डिसीजन बिल्ड करेंगे अबाउट द हेट्रोस्कासिटी डेट वेदर इन दिस मॉडल हेट्रोस्कासिटी प्रॉब्लम डिटेक्टेड और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन है। हमने पहले क्लास में देखा था कि हेट्रोस्कासिटी प्रॉब्लम कई टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक पार्क टेस्ट, ग्लेट्सर टेस्ट, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट, गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट, ब्रुश पैगन गॉडफ्रे टेस्ट एंड वाइट्स जनरल हेट्रोस्कासिटी टेस्ट। हमने जो स्टार्ट किया था वो वाइट्स जनरल हेट्रोस्कासिटी टेस्ट स्टार्ट किया था। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसके लिए मॉडल हमने कंसिडर किया था जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो सबसे पहला जो स्टेप था उसके लिए क्या था कि फॉर द गिवन डाटा ऑफ x2 x3 एंड y, इस पे हमने ये फॉलोइंग जो रिग्रेशन मॉडल था ये रन करना था और इसमें से एरर टर्म हमने ऑब्टेन करनी थी। तो सेकंड स्टेप ये था कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करनी थी। वो ऑक्सिलरी रिग्रेशन किस फॉर्म की थी? ये फॉर्म थी ऑक्सिलरी रिग्रेशन की कि जो एरर टर्म हमने वहाँ से बिल्ड की थी, जो एरर टर्म की वैल्यूज़ आई थी उसको डिपेंडेंट रख लेना था और उन्हीं x2 को x3 को और x2 का स्केयर और x3 का स्केयर और इन दोनों रिग्रेसर्स की प्रोडक्ट फॉर्म जो है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो है, उसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने रन करना था। इसको ऑक्सिलरी रिग्रेशन कहा था। और थर्ड, under the null hypothesis that there is no heteroscedasty, it can be shown that sample size n times r square obtained from the auxiliary regression follows the chi-square distribution with degree of freedom equals to the number of regressors in the auxiliary regression. ओके, ये हमने तब देखा था कि जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन हम रन करते हैं उसको, उसका जो आर स्क्वायर आता है उसको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और ये जो वैल्यू आएगी ये ऑब्टेन्ड वैल्यू आएगी। तो इसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ हमने, टेबुलेटेड वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना है। और टेबुलेटेड वैल्यू कौन सी थी? काई स्क्वायर वैल्यू। और वो कैसे देखना था? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या की थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रिग्रेसर्स। यानी जितने आपके नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं और उसमें कांस्टेंट शामिल नहीं होगा, जितने आपके नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पे। तो उस तरह हमने टेबल की वैल्यू देख लेनी है। टेबल की वैल्यू देख के तो हमने जो है इसको कंपेयर करना है दोनों वैल्यूज़ को। तो दो वैल्यूज़ ऑब्टेन करनी है। पहली वैल्यू कहाँ से आएगी? आपकी आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ। और ये कौन सा आर स्क्वायर है? ये जो न्यू ऑक्सिलरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर होगा। ये आपके पास ऑब्टेन्ड वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। और इसको आपने टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर के टेबल से हम देखेंगे, काई स्क्वायर के टेबल से। ये आपके पास इकोनोमेट्रिक्स की जो गुजराती की बुक है उसमें अपेंडिक्स के अंदर D4 टेबल है, D4। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे पता चलेगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ऐसे पता चलेगी, जितने ऑक्सिलरी रिग्रेशन के नंबर ऑफ रिग्रेसर्स होंगे कांस्टेंट को निकाल के, तो वो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी लेफ़्ट साइड पे उस टेबल में चल रही होगी और ऊपर वाली साइड पे आपके जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चल रहा होगा। 1% है, 5% है, 10% है। उस तरह हम एक वैल्यू उन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम और गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू होगी। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। हमारी इस एग्जांपल में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी क्योंकि हमारे पास 5 ऑक्सिलरी रिग्रेशन के अंदर 5 रिग्रेसर्स थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थी। अब इसका डिसीजन रूल क्या था? इफ़ द ऑब्टेन्ड काई स्क्वायर वैल्यू exceeds the critical value at the chosen level of significance,
जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई करके आएगी यानी के साथ वो अगर एक्सीड्स करती है क्रिटिकल वैल्यू से जो कि चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे किया, तो फिर अगर एक्सीड कर जाती है तो कंक्लूजन क्या था, देयर इज़ हेटेरोस्कार्सिटी। अगर वो एक्सीड नहीं करती, अगर वो उससे नहीं बढ़ती, तो फिर यहाँ पे नो हेटेरोस्कार्सिटी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब हम एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल डाटा ऑन 41 कंट्रीज स्टीफन लुइस एस्टिमेटेड द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल। 41 कंट्रीज़ हैं उनका क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा की डेफिनेशन हमें पता है कि पॉइंट इन टाइम जो हम वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स की, वो आपकी क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है। तो 41 कंट्रीज़ का पॉइंट इन टाइम डाटा हमारे पास है, और वो डाटा कौन से वेरिएबल्स पे वो हम देखते हैं। तो मॉडल उसके लिए कंसीडर क्या किया है, ln ऑफ y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln ऑफ x2 प्लस बीटा 3 ln ऑफ x3 प्लस ui। इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये रेशो है। किस चीज़ की रेशो है, ट्रेड टैक्सेस की टू टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू। ट्रेड टैक्सेस की रेशो है टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू के हिसाब से, कि टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में ट्रेड टैक्सेस का रेशो कितना है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रेड टैक्स रेशो टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x2 क्या है, रेशो ऑफ सम ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स टू जीएनपी, के टोटल जीएनपी में रेशो क्या है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की। फिर x3 वेरिएबल क्या है, जीएनपी पर कैपिटा स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, ये आपकी जीएनपी है और उसका नेचुरल लॉग लिया हुआ है। तो लॉग लॉग मॉडल है, दोनों तरफ लॉग लिया हुआ है। His hypothesis were that y and x2 would be positively related। y क्या था आपका, ट्रेड टैक्स रेशो टू आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो x2 के साथ यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। और इसका रीज़न क्या है, द हायर द ट्रेड वॉल्यूम द हायर द ट्रेड टैक्स रेशो। जितनी ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ट्रेड टैक्स बढ़ता जाएगा। एंड वाई एंड डेट वाई एंड एक्स थ्री वुड बी नेगेटिव रिलेटेड। और बाय उसमें क्या था, एज इनकम इंक्रीजेज, एक्स थ्री आपका इनकम था जीएनपी, गवर्नमेंट फाइंड्स इट्स ईजियर टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये नेगेटिवली रिलेटेड था। तो ये दोनों हाइपोथेसिस उसके कंप्लीट हो रहे थे। द एम्पिरिकल रिजल्ट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस। फॉर आवर पर्पज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ वेदर देयर इज़ हेटेरोस्कार्सिटी इन द डाटा। तो ये जो उसने मॉडल रन किया जिसमें उसने ये हाइपोथेसिस टेस्ट की, हमारा इससे फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि ये मॉडल रन कर लेने के बाद इसमें कहीं हेटेरोस्कार्सिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंस द डाटा आर क्रॉस सेक्शनल इन्वॉल्विंग हेटेरोस्कार्सिटी ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ कंट्रीज़, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्रॉस सेक्शनल डाटा है उसमें ज़्यादा चांस है हेटेरोस्कार्सिटी की प्रॉब्लम का। सो इसको टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वन वुड एक्सपेक्ट हेटेरोस्कार्सिटी इन द एरर वेरिएंस बाय अप्लाइंग वाइड हेटेरोस्कार्सिटी टेस्ट टू द रेजिडुअल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिग्रेशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। वही स्टेप में पहला स्टेप क्या किया कि उसको रिग्रेस किया, मॉडल को रिग्रेस करके उसकी एरर टर्म की वैल्यूज़ ले ली यूआई की। फिर उन यूआई की वैल्यूज़ को आपने डिपेंडेंट रखा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से रखे, वही ln ऑफ x2 और ln ऑफ x3, और हर x2 ln ऑफ x2 का स्क्वायर जनरेट कर लिया, वो थर्ड वेरिएबल हो गया ln ऑफ x2 स्क्वायर। और फिर आपने ln ऑफ x3 का स्क्वायर जनरेट कर लिया, वो आपका हो गया ln ऑफ x3 स्क्वायर, चौथा वेरिएबल। और फिफ्थ रिग्रेसर इसमें क्या हो गया, ln ऑफ x2 को ln ऑफ x3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो फिफ्थ रिग्रेसर जनरेट हो गया, डेट इज़ ln ऑफ x2 एंड x3। जब इसको उन्होंने, ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन है, और जब इसको उन्होंने रन किया तो ये फॉलोइंग उसके रिजल्ट आ गए, जिसमें कांस्टेंट -5.84 है, ln ऑफ x2 का कोफिशिएंट +2.56 है, इस तरीके से सारे कोफिशिएंट, और इसका आर स्क्वायर 0.11 है। तो इसमें हमने क्या रूल रखा था, क्या हमने फार्मूला था हमारे पास इसकी ऑब्टेन्ड, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेने का, कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय ऑक्सिलरी रिग्रेशंस आर स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर 0.11 आया है और आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 41 कंट्रीज़, एन आपका 41 है। तो ये तो ऑब्टेन्ड वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो काई स्क्वायर की टेबल की वैल्यू कैसे आएगी, पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट करनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अब भी देखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ रिग्रेसर्स इन दी ऑक्सिलरी रिग्रेशन। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी रिग्रेशन में कितने रिग्रेसर्स हैं, x2 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड x2 x3, 5 हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और हम 5% पे 1% पे 10% पे किसी पे भी चेक कर सकते हैं। चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम चेक कर सकते हैं। तो ये दो सारी चीज़ें हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या आते हैं। नोट द स्टैंडर्ड एरर्स आर नॉट गिवन एज दे आर नॉट पर्टिनेंट फॉर आवर पर्पज़ हेयर। ये ज़रूरी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया। नाउ n इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41 इंटू 0.11 डेट इज़ 4.70। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है जो कि n इंटू आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके आई है 4.70, विच हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आई हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% क्रिटिकल लेवल पे रखें, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू लें काई स्क्वायर की, तो वो आती है 11.07। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गुजराती की बुक है इकोनोमेट्रिक्स की जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जिससे ये गिवन एग्जांपल भी मैंने वहाँ से कंसीडर की है। उसकी एंड पे अपेंडिक्स में D4 टेबल है, D4 जो काई स्क्वायर टेबल है। उसके लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो एक ही कॉलम चल रहा है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रही है 1 2 3 4 5 टिल 100। उसमें हमने जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वहाँ से हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जो उसकी रो चल रही होगी, ऊपर की तरफ रो जा रही होगी, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसमें हमने 5% यानी 0.05 पे हम चेक कर रहे हैं। तो 0.05 और इधर से आपके पास 5, तो उस पर आपकी जो वैल्यू आती है वो 11.05 आती है। तो वही हम कहते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी और आज भी डिसीजन रूल रखा था कि अगर आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू एक्सीड करती है क्रिटिकल वैल्यू से, एक्सीड करती है क्रिटिकल वैल्यू से, तो प्रॉब्लम है आपका हेट्रो का। तो यहाँ पे एक्सीड नहीं कर रही 5% पे, तो हेट्रो का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 10% पे देखते हैं तो 10% पे वैल्यू है 9.23। डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी रहने दी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% पे कर दिया तो 9.23। तो 9.23 भी बड़ा है, एक्सीड ऑब्टेन्ड वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही क्रिटिकल वैल्यू से, तो 10% पे भी नहीं है। 25% पे 6.62 है, तो 25% पे भी नहीं है। तो फॉर ऑल practical purposes one can conclude on the basis of the White's test that there is no heteroscedasticity। so इस तरीके से हम इजीली ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉडल के अंदर हेटरोस्कासिसिटी का प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है।